बहुत बहुत शुक्रिया। आज एसएल के इस लॉन में ये जो सभा चल रही है और इस सभा में जो हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं और एक बहुत लंबी विरासत को जो लोग इस कैंपस में और कैंपस के बाहर जिंदा रख रहे हैं, उन तमाम साथियों को मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं, जोहार पेश करता हूं। साथियों, जो लड़ाई आप यहां लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह अकेले कैंपस की भी लड़ाई नहीं है। जो लड़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़ी जा रही वो भी किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये पूरी लड़ाइयों को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरे देश में इसी तरीके से देश के हर हिस्से में कोई ना कोई है जो इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और ये लड़ाई उन्हीं लड़ाइयों से जुड़ती है। और इसीलिए ये लड़ाई इस कैंपस से जो शुरू हो रही है, देश बचाने की लड़ाई, ये बात यहां से कहना बहुत जरूरी है। साथियों, जो चीज चल रही है, वाइस चांसलर ने एक बात कही, विक्टिमहुड वाली बात हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई, लेकिन ये वाइस चांसलर ऐसी बातें कहने वाली अकेली वाइस चांसलर नहीं है। इस देश के हर संस्थान के प्रमुख को उठा करके देख लीजिए, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, विश्वविद्यालयों में हो या किसी और संस्थान में हो, चाहे सरकार में हो, वो सब की भाषा लगभग एक ही जैसी है। वो सब लोग एक तरीके से जो पीड़ित लोग हैं उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर दोष मंड रहे हैं कि आप हैं जो असल समस्या की जड़ है। वो जब महिलाओं का सवाल आता है तो वो महिलाओं के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई आप छोटे कपड़े पहन करके घर से क्यों निकली थी, आप बिना किसी घर के मर्द को साथ में लिए हुए अकेली घर से क्यों निकली, आप घर से बाहर देर रात में क्यों निकली, अगर आप आदिवासी हैं तो आपसे सवाल इसी तरीके के होंगे, आप दलित हैं तो आपके ऊपर इसी तरीके से जो है प्रताड़ना झेली जाएगी, आप ओबीसी तबके के हैं तो आपकी चोटी उखाड़ ली जाएगी। दरअसल पूरा का पूरा प्रोसेस उल्टा चलाने की कोशिश हो रही है, और जो पीड़ित है उसी को कहा जा रहा है कि तुम ड्रगी हो, तुम नशे के आदी हो, तुम एक तरीके से इसका हथियार के बतौर इस्तेमाल कर रहे हो। और यह हमारे लिए सच में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आज से लगभग 75-78 साल पहले जब देश का संविधान बन रहा था, तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को जब आप पढ़ेंगे, उस समय भी कुछ लोग इसी मानसिकता के थे। जब रिजर्वेशन के प्रोविजन की बात आ रही थी, तब भी कुछ लोग थे, वो यही बात कह रहे थे कि हमने पहले एक समस्या को जन्म दिया जो मुसलमानों के नाम पर वो बात कर रहे थे, भाई मुसलमानों को जब अलग से रिजर्वेशन दिया तो एक देश तक मामला चला गया, अगर दलितों को और आदिवासियों को रिजर्वेशन दे देंगे, इनको भी अगर इसी तरीके से मौका मिलेगा तो ये भी न जाने क्या कर ले बैठेंगे और ये भी गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, इसलिए इनको रिजर्वेशन भी नहीं दिया जाना चाहिए। बोले कि ये देश के लिए खतरा है। वहां भी ऐसे ही लोग थे, लेकिन वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज वो लोग यहां पर हुक्मरान बनकर के बैठे हैं, और उन हुक्मरानों की ताकत यह है कि वो विश्वविद्यालयों के भीतर खड़े होकर के, वो विधानसभा के भीतर खड़े होकर के वो नारा लगाना शुरू करते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का। ये सिचुएशन देखिए कितना जो है तेजी से बदली है। और वो दरअसल जिस चीज को जिंदाबाद कर रहे हैं, वो हमारे पूरे के पूरे स्ट्रगल को, हमारी पूरी लड़ाई को, इस देश के दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, आदिवासियों की जो लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई, समता की जो लड़ाई है, उस लड़ाई का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, वो लड़ाई को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, वो संघर्ष जो हमने झेला है उसे वो अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे देश में इसी तरीके से चल रहा है। पूरे देश में देखेंगे तो इसी तरीके के नजरिए आपको देखने को मिलेंगे। जहां कहीं भी संविधान की बात करने वाले लोग हैं, जहां कहीं भी मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करने वाले लोग हैं, जहां कहीं भी हक और अधिकारों की बात होगी, उन आंदोलनों को ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे इसी तरीके से कुचलने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा एक लड़ाई आपने यहां लड़ी लाइब्रेरी के भीतर, एक दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़ी जा रही थी।
उसका अकेले विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई लेना देना नहीं था। वो यूजीसी गजट नोटिफिकेशन के उसके पक्ष में वो लड़ाई थी। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा भी कि हम उससे सहमत नहीं थे उस गजट नोटिफिकेशन से, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें बहुत सारी खामियां थी। उसके बावजूद भी वो लड़ाई इसलिए लड़ना जरूरी था क्योंकि पहली बार उस लड़ाई में हमारे साथ एक बड़ा तबका शामिल हुआ था। इस बात को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कागजी तौर पर कि हां, ओबीसी के साथ भी कैंपसेस में जाति के नाम पर उत्पीड़न होता है, और इसलिए उस लड़ाई को, उस स्पेस को बचाना जरूरी था। लेकिन वहां हुआ उल्टा। कुछ लोग आते हैं कैंपस में, उस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं, और फिर ऑल ऑफ सडन हमने देखा कि थाने के बाहर जाकर के कुछ लोग नारेबाजी शुरू किए, और नारेबाजी में ऑल ऑफ सडन कहीं से मेरा नाम प्लेस करने की कोशिश हुई, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आदमी है जो लगातार आवाज उठा रहा है, अगर इसको धर लिया जाए तो आंदोलन को किसी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन उनकी परेशानी बस यही है, उन्हें लगता है कि ये एक अकेला आदमी है। उन्हें नहीं पता इस देश का 80 से 85% हिस्सा इसी तरीके की लड़ाइयों में अलग अलग जगह लड़ रहा है। आप एक जितेंद्र मीणा के ऊपर हमला करेंगे, एक को चुप करने की कोशिश करेंगे, लाखों पैदा हो जाएंगे। आप एक कैंपस में हमला करेंगे, देश के किसी और कैंपस में वो लड़ाई कोई दूसरे साथी लड़ेंगे। लेकिन ये लड़ाई वो लड़ाई है जो हमारे पुरखे लड़ते आ रहे थे। ये लड़ाई इंसान को इंसान मानने की लड़ाई है, बनाने की लड़ाई है, बताने की लड़ाई है। ये लड़ाई समता की, बराबरी की लड़ाई है, और इसीलिए हम लोग नहीं डरते हैं। जब कॉलेज के भीतर एक नारा लगाया गया, मुझे लेकर कहा गया मुर्दाबाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप अपना डेमोक्रेटिक राइट है, आप एक्सरसाइज कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि वो प्रोटेस्टर्स जो लोग आए, बाहर से आए, उन्हें कैंपस के भीतर बाहरी लोगों को अलाउ करके पूरा कैंपस और कॉलेज का माहौल डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो लोग इस तरीके के आंदोलनों में शामिल होंगे, यूजीसी के आंदोलन में शामिल होंगे पर्टिकुलरली, उनके साथ इसी तरीके का बिहेव किया जाएगा कैंपस के भीतर। उसके बाद भी अलग अलग तरीके से मैसेज भेजे गए कि भाई आप शांत हो जाइए, आपके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे, आपके खिलाफ ये करेंगे। हमने कहा आपको जो करना है करते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। आप इसी तरीके से देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के भीतर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसी यूजीसी को लेकर के एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी, उसके ऊपर हमला किया गया। ग्वालियर में इसी यूजीसी के समर्थन में एक आंदोलन हुआ, उसी 13 तारीख को लगभग 300 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। अलग अलग जगहों पे देख लीजिए, जो लोग, एक सरकार यूजीसी के थ्रू एक नोटिफिकेशन लाई, नोटिफिकेशन के पक्ष में अगर आंदोलन होता है तो इस सही मायने में कहे तो सरकार के लिए अच्छी बात है। अभी तक हमने कभी नहीं देखा कि सरकार कोई नोटिफिकेशन लेकर के आए, कोई एक्ट लेकर के आए, उसके समर्थन में। हमेशा उल्टा होता था कि कोई लाई है तो अगर वो खिलाफ में है तो आंदोलन चलते थे। लेकिन पहली बार था कि उसके समर्थन में आंदोलन हुआ, और उसके बावजूद भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एफआईआर की जा रही है, और लोगों को अलग अलग तरीके की धमकियां दी जा रही है। वो दरअसल चाहते क्या है? वो एक ही चीज चाहते हैं। जिस विश्वविद्यालय का नाम लिया गलगोटिया, वो दरअसल पूरे यूनिवर्सिटीज को, हर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही गलगोटिया बनाना चाहते हैं। ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का गलगोटियाईकरण है बेसिकली। वो यही चाहते हैं कि ऐसे टीचर्स हो जो सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छे तरीके से अपने झूठ को परोस सके, ऐसे बच्चे हो जिनका फोकस पढ़ाई से ज्यादा नाचने गाने पे, खेलने कूदने पर और खाने पीने पर हो, सवाल ना उठाए कोई। बस ऐसे लोग हो जो सरकार के समर्थन में रैलियां निकालने चले जाएं, और हर विश्वविद्यालय को इसी तरीके का गलगोटिया बनाना चाहते हैं। और इसीलिए ये लड़ाई, जेएनयू की लड़ाई, डीयू की लड़ाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लड़ाई, बीएचयू की लड़ाई, या हैदराबाद से लेकर के मुंबई यूनिवर्सिटी की लड़ाई आप देख लीजिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के भीतर फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन साहब का जो एक लेक्चर था उसे कैंसिल कर दिया गया, बिना कोई आदेश बताए, बिना कोई नियम बताए।
अभी कुछ दिनों पहले जयपुर का एक संस्कृत विश्वविद्यालय में एक जो है रजिस्ट्रार ने एक नोटिस निकाला और उन्होंने कहा कि किन विषयों पर बहस होगी, विमर्श होगा, ये यूनिवर्सिटी तय करेगी। मतलब आप यूनिवर्सिटी ये चाह रही है कि किन मुद्दों पे बात हो और किन पर बात ना हो। उसमें एक चीज और लिखी थी कि आप बहस किन से करेंगे, ये भी तय करने का काम यूनिवर्सिटी करेगी। तो आप देखिए तो पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इसी दिशा में ढकेलने की कोशिश हो रही है। एफा को लेकर के बात हुई, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, हमारे साथियों ने कहा कि सरकार लोन दे रही है, लोन चुकाएंगे कैसे? हम बताते हैं, देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारा है, हम चुकाने का मेथड बताते हैं आपको। हमने अभी ताजा ताजा शादी करवाई है कॉलेज के उसमें लोन में, अभी ताजा, अभी हफ्ते भर पहले हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल ने अपने बेटे की शादी अपने कॉलेज के ग्राउंड में कराई है और उससे एक टोकन ऑफ अमाउंट दे करके वो चला गया है। कहा, अभी तक पता नहीं कागजों में क्या चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक अमाउंट कॉलेज को दिया है और वो अमाउंट चला गया है जो है कॉलेज के फंड में। आप पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में देख लीजिए, जिस सेंटर की बात हुई कि हवन करके एक सेंटर खोला गया, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जानते हैं कि सेम दिन उसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, और एकेडमिक काउंसिल का तो मैं मेंबर भी हूं, वहां से उसी समय 3 साल पहले एक और सेंटर बनाने की बात हुई थी ट्राइबल स्टडीज के नाम पर। हिंदू स्टडीज सेंटर में आज की तारीख में एमए भी हो रहा है, वो सेंटर बाकायदा चल रहा है। ट्राइबल स्टडी सेंटर की स्थिति यह है कि सेंटर में ना आज की तारीख में कोई फैकल्टी है, ना कोई स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे चल रहा है। व्हाट्सएप में कुछ स्टूडेंट्स को जोड़ा हुआ है, जब कभी 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती आती है, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड होता है कि यहां एक कार्यक्रम होगा, कुछ लोग आ जाइए, नाचा कूदा जाएगा। पूरा सेंटर व्हाट्सएप पे चल रहा है सिचुएशन, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर हो रहा है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उस विश्वविद्यालय, उस सेंटर के नाम पर 15 लोगों को जो है एक प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए कि कुछ लोगों को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। जिन लोगों को प्रोजेक्ट दिए गए सारे के सारे वो लोग हैं जो न तो ट्राइबल हैं, न जिनका ट्राइबल्स पे काम है, लेकिन हाँ उनका एक एफिलिएशन है कि वो नागपुर से रिश्ता रखते हो, उनका संघ से रिश्ता, इसलिए उनके नाम पर प्रोजेक्ट इश्यू कर दिए गए। क्योंकि पिछली बार जो है एकेडमिक काउंसिल में मैंने जो है खड़ा होकर के सवाल कर दिया, उसके बाद एक डेवलपमेंट जरूर उन्होंने किया। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम की जब स्थिति देखेंगे तो विश्वविद्यालयों के हालात दिनों दिन और वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि ये जो यूजीसी का रेगुलेशन था, जब 2012 में आया था, उससे पहले की पृष्ठभूमि समझिए। 2010 और 11 में सफदरजंग मेडिकल कॉलेज के 35 बच्चों ने एक शिकायत की थी और उन्होंने कहा था कि उस पर्टिकुलर जो है सफदरजंग मेडिकल कॉलेज का 2 डिपार्टमेंट ने 35 बच्चों को पिछले 5 सालों से, जो 2005 और 6 में एडमिशन लिए थे, उनके 2 डिपार्टमेंट के बच्चों को लगातार पिछले 5 साल से फेल किया जा रहा है और ये सारे के सारे बच्चे एसटी और एससी के थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर के सरकार के पास और भेजा कि भाई क्या मामला, जरा चेक कीजिए। सरकार ने, उस समय की सरकार ने जो है वालचंद मुंगेरकर साहब की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने कहा कि बिल्कुल सही है कि 4 प्रोफेसर से जो पर्टिकुलरली 2 डिपार्टमेंट्स के हैं और वो जाति देख करके ये नंबर दे रहे हैं और जाति के नाम पर फेल कर रहे हैं, और फिर जब उनकी एग्जाम उन बच्चों की आर्मी मेडिकल कॉलेज ने कराई, वो सारे के सारे बच्चे पास हुए, आज अलग अलग जगहों पर अपनी जो है नौकरियां कर रहे हैं। उसके बाद में ये समता का रेगुलेशन आया था, लेकिन उसमें एक कमी थी उस रेगुलेशन में, और वो कमी ये थी कि वहां, क्योंकि तब तक ओबीसी का बड़ा हिस्सा इन विश्वविद्यालयों में एंट्री नहीं मिली थी। हम जानते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन इन विश्वविद्यालयों में बहुत मुश्किलों से आया है। दिल्ली यहां जेएनयू की बात हो रही थी कि कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार फैकल्टी लेवल पर ओबीसी रिजर्वेशन 2013 में आता है। एसटी एससी का रिजर्वेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पूरे देश में
1997 से शुरू होता है। उससे पहले तो लोग है ही नहीं इन विश्वविद्यालयों में। तो ओबीसी के लोगों का तो दिल्ली विश्वविद्यालय में, बाकी जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर 2010 के बाद से आना शुरू होता है। तो वहां 2012 के रेगुलेशन में नहीं था, सिर्फ एसटी एससी को शामिल किया, और उसमें भी जो कमेटी को लेकर के बातें थी वो बहुत क्लियर नहीं थी। उसके बाद का एपिसोड आपने देखा होगा कि 2012 में उसी समय रेगुलेशन के समय पर एम्स में अनिल मीणा का सुसाइड हुआ। अनिल मीणा के सुसाइड में भी अनिल के जो आखिरी चिट्ठी थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि मेरे साथ यहां पर जाति के नाम पर, और क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं इस बात पर मुझे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, और उस लड़के का सुसाइड नोट में ये सारी चीजें दर्ज है। फिर हमने देखा हैदराबाद में रोहित का केस, हमने देखा पायल तड़वी, हमने दर्शन सोलंकी, हमने डेल्टा मेघवाल, इंद्र मेघवाल, हमने अनिमेश खाट को भी देखा मरते हुए। ये सारे लोग एसटी एससी ओबीसी तबके के लोग थे, और इन सब के चिट्ठियों को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सबके में एक चीज कॉमन है कि जाति के नाम पर हमें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। पायल के उस लेटर को उनको समझिए, पायल ने तो जिस तरीके के एलिगेशंस लगाए थे उसमें कहा था कि मेरे साथ हो ये रहा है कि मेरी साथी और मेरे टीचर्स जो हैं मुझे लैब नहीं इस्तेमाल करने देते हैं, रोहित को फेलोशिप नहीं दी जा रही थी। तो इसी तरीके के केसेस जब आए, तो फिर जब राधिका अम्मा, पायल की मदर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, और आगे बेहतर तरीके से रेगुलेशन आए, आगे इस तरह की सुसाइड रोकी जा सके, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक सरकार को निर्देश दिया कि आप कुछ कीजिए, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेकर के आइए, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आई, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें 2-3 रिकमेंडेशन बहुत क्लियर थी। उसमें पहली बात जो कही गई, जो इस नोटिफिकेशन में नहीं थी, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि बहुत खराब रेगुलेशन था, कमेटी ने कहा था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने, कि जो कमेटी बनेगी समता रेगुलेशन के फॉर्मेशन इंप्लीमेंट होने के बाद, उसमें 50% मेंबरशिप जो है वो एसटी एससी ओबीसी के लोगों की होनी चाहिए। कमेटी का मैक्सिमम जो नंबर्स हो सकता है उसमें जो लोग होंगे वो 10 होने चाहिए, उसमें 5 जो एसटी एससी ओबीसी होना चाहिए। यूजीसी ने उल्टा किया, यूजीसी ने उनकी संख्या बढ़ाकर के 14 की। उसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को रखा, 3 सीनियर फैकल्टीज को रखा, 1 नॉन टीचिंग को रखा, 1 स्टूडेंट को रखा, 2 बाहर से जो है लोगों को रखा कि जो 2 लोग बाहर के सिविल सोसाइटी के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं, और कहा गया कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वही आपका इस कमेटी का चेयरमैन होगा। ये रिकमेंडेशंस में नहीं था जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, उसको डाइल्यूट किया गया। दूसरी चीज जिसके बारे में कहा गया इस रेगुलेशन में नहीं था, हम लोग लंबे समय से एक बात कह रहे थे कि ये जो रेगुलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कवर कर रहे हैं। हमारा कहना था कि असल जो प्रॉब्लम्स है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से ज्यादा आपके आईटीज और मेडिकल्स में है। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उन सबको शामिल किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। तीसरी चीज, क्योंकि ये रेगुलेशन की शक्ल में था, हमारा कहना था कि ये रेगुलेशन ना आए, ये पार्लियामेंट से एक्ट की शक्ल में आए, और ये केवल हायर एजुकेशन के लिए ना हो, क्योंकि हमने देखा इंद्र मेघवाल जो 8 साल का बच्चा था, दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ता था, उसे उसके टीचर ने इसलिए मारा था क्योंकि उसने अपने टीचर का पानी का भरा हुआ मटका पिया था बाड़मेर के भीतर। तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन में नहीं है, आपके स्कूल एजुकेशन के भीतर भी है, क्योंकि हम जानते हैं, आए दिन ये खबर आती है कि आज दलित तबके से आने वाली, आदिवासी तबके से आने वाली या ओबीसी तबके से आने वाली आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता के हाथ का बना हुआ खाना, या जो कुक जो है बांटती है खाना स्कूलों में, उस जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आती है उसके हाथ का बना हुआ खाना अपर कास्ट बच्चे नहीं खा रहे हैं। हम जानते हैं कि जाति किस तरीके से काम कर रही है। जिस विक्टिम की और विक्टिमहुड की बात कर रहे हैं वो क्या जानेंगे हमारे संघर्ष को। एक एक गांव में जितनी जाति के लोग रहते उतने तो शमशान घाट और कब्रिस्तान है अलग अलग सबके। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले उड़ीसा के भीतर शमशान तक शव को ले जाने का रास्ता नहीं दिया गया, तो उस दलित फैमिली ने अपने उस अजीज साथी को जो चला गया था उसको सड़क पर जो है जलाया।
आपको याद होगा एक आईपीएस ऑफिसर ने जो है सुसाइड किया था हरियाणा के भीतर। उसने भी यही बात कही थी कि उसके साथ जाति के नाम पर उत्पीड़न हुआ। आपको याद होगा कुछ साल पहले राजस्थान के भीतर एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी शादी के लिए बिनौरी निकालने समय घोड़ी पर बैठने से रोका गया, तो उस आईपीएस ऑफिसर ने पुलिस बुला करके उस अपनी बारात को निकाला था, बिनौरी को निकाला था। हम आए दिन देखते हैं ये विक्टिमहुड को जो है एक तरीके से हथियार की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारा संघर्ष क्या है। आप मजाक बना रहे हैं हमारे संघर्ष का। आप जिस कुर्सी पर बैठी है मैडम वाइस चांसलर, वो इसी संघर्ष की बदौलत आपको मिली है, बाबा साहब और हमारे पुरखों के संघर्ष की बदौलत मिली है। नहीं तो हम जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति मनुस्मृति में क्या है। हम यह भी जानते हैं कि जो हिंदू सोशल ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, उसमें महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की क्या हैसियत है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो लड़की उस पुरुष के कंधे पर, उस लड़के के कंधे पर बैठ करके ब्राह्मणवाद का, जिंदाबाद का नारा लगा रही थी, उसको भी हम कहना चाहते हैं कि बहन तुम जो नारा लगा रही हो, यह भी बाबा साहब और हमारे संघर्षों की बदौलत है। तुम जो जीन्स और शर्ट पहन करके इस पुरुष के कंधे पर चढ़ के नारा लगा रही हो, यह भी हमारे संघर्ष की बदौलत है। उस मां के संघर्ष की बदौलत है जो 150 साल पहले पुणे के भीतर एक स्कूल खोली थी हमारे लिए। तो ये तमाम चीजें जब ये रेगुलेशन आया, आपको याद होगा कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था। 2-4 लोग एक आध जगह खड़े हुए, मीडिया ने अलग अलग एंगल से शॉट लिए और एक माहौल बनाया, और माहौल बना करके जो है एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, नेक्स्ट डे हियरिंग हुई और स्टे ऑर्डर आ गया। आपने पढ़ा स्टे ऑर्डर को? पढ़िए, कायदे का है, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। 4-5 पन्ने का वो दस्तावेज, सही मायने में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इस देश की न्याय व्यवस्था किस दिशा में जा रही है। एक्चुअली में जज साहब जिस तरीके का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्या पिछली तरफ तो नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाति के भीतर जो डिस्क्रिमिनेशन, अरे सरकार ये बात अभी तक खुले मन से नहीं स्वीकार कर पा रही है, कह पा रही है कि जाति के भीतर जो डिस्क्रिमिनेशन उस पर क्या चर्चा करनी है, क्या स्टैंड लेना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें पार्टी बन रहा है। यह सच में समझने वाली बात है। उसी दिन एक और फैसला आया था लेबर कोड से जुड़ा हुआ, और उस फैसले में भी जज साहब ने एक बात कही थी कि अगर मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट रखा गया तो लोग काम देना बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जज साहब ने यह बात कही है। वो चाहते हैं कि मिनिमम वेज हो ही ना, वो वापस देश को वहां ले जाना चाहते हैं जहां आजादी से पहले था, जिस बेगारी से काम कराया जाता था। जिस एक हमारी तरफ राजस्थान और गुजरात में एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म चलता है पिटवा, जो पेट भरने के लिए जो अनाज मिलता है उसको पिटवा कहते थे। तो वो जो पेट भरने लायक अनाज देकर के काम कराते थे दिन भर, उसी डायरेक्शन में हमारे देश को ले जाना चाहते हैं जज साहब। तो साथियों, ये ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। जो लोग उधर हैं वो भी पावरफुल लोग हैं, इन संस्थानों पे उनका कब्जा है आज की तारीख में। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये संस्थान हमारे पुरखों की बहुत लंबी लड़ाई के बाद बने हैं। ये ईंटें कोई ऐसे ही नहीं लग गई हैं, ये बहुत लंबा संघर्ष है। इस देश में आदिवासियों को, दलितों को पढ़ने का संघर्ष अपने आप में बहुत लंबा संघर्ष है, कोई 2000 साल पुराना संघर्ष है। तब जाकर के हम इन विश्वविद्यालयों में पहुंचे थे, और हमको वो लोग अलग अलग तरीके से रोकना चाहते हैं। नौकरी करने जाइए तो पहले एनएफएस कर देंगे आपको, एडमिशन में एनएफएस होने लगा है। अब तो पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलता है, उसमें भी कह देते हैं कि एनएफएस है। नौकरी तो बड़ी चीज है। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं, और विश्वविद्यालयों को छोड़ दीजिए, कई आईआईटी मेडिकल ऐसे हैं जिनके कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में एक भी दलित और आदिवासी बच्चे को पीएचडी नहीं कराया आज तक। कई आईआईटीज हैं ऐसे।
उनमें प्रोफेसर्स की संख्या देख लीजिए तो पता चलेगा कि एसटी, एससी, ओबीसी के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी संख्या की क्या स्थिति है। आप मेडिकल संस्थान को देख लीजिए, वहां एसटी, एससी, ओबीसी के क्या हालत है हम सब जानते हैं। तो ये लड़ाई अभी तो सिर्फ शुरू हुई है, इसको बहुत आगे तक जाना है। जो सपना हमारे पुरखों ने संविधान में देखा था, उस सपने तक इस लड़ाई को लेकर के जाना है। और हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जो विरासत हमारे पुरखों ने छोड़ी थी, हम उस विरासत को इसी तरीके से आगे ले जाते रहे ताकि अगली पीढ़ी इस लड़ाई को लड़ सके। यही हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम। भूल जोहार।